चलिए जितना अपन ने लिखा उसके आगे लिखते हैं। एक अपना अपन ने लिखा था कि 1925 ईस्वी में कुर्ट कोपका ने क्या किया था, अभिलेख व शोध पत्र प्रकाशित किए थे। इसके आगे की अपन बात करें तो इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है वो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है इसका। तो लिखो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अब एक चित्र बनाता हूं। वो मैंने आपको बताया था कि वो जंगल में से गुजरता है व्यक्ति, सामने शेर आ जाता है, वो वाला चित्र है, वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। समझ में आई बात? उस समय बताया था। जैसे ये यहाँ पर एक क्या है, पेड़ बना हुआ है, ठीक है लाडलो, ये पेड़ है, ठीक है। अब एक व्यक्ति इधर से जा रहा था, एक व्यक्ति इधर से जा रहा था। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या है? पूर्ण, पूर्णाकार या समग्र। मतलब समग्र जो समस्या होती है, समस्या जब पूर्णाकार में होती है उसके आधार पर इस समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। व्यक्ति पूर्णाकार समस्या के आधार पर सीखता है। कैसे? ये व्यक्ति इधर जा रहा था, इधर सामने से एकदम से उसको क्या दिखाई दिया? शेर, शेर दिखाई दिया। अब इस व्यक्ति को पूर्व ज्ञान था, नंबर एक चीज, इसके दिमाग में पूर्व ज्ञान था कि पेड़ पर चढ़ करके जान बचाई जा सकती है, भागने में कोई फायदा नहीं। तो इस पूर्व ज्ञान के कारण इस व्यक्ति के दिमाग में सूझ उत्पन्न हुई। समझ में आई बात? तो सूझ है वो हमेशा ही पूर्व ज्ञान से उत्पन्न होती है। यदि आपके दिमाग में पहले से कोई डाटा एंटर नहीं है तो आपको कुछ भी सूझ उत्पन्न नहीं होगी। आप एग्जाम में तैयारी करके जाते हो, सामने 4 ऑप्शन दिखाई दिए, तो चारों ऑप्शन में से एक को सही करने की जो भावना है, वो जो अंदर से जो सूझ उत्पन्न होगी, वो तभी उत्पन्न होगी जब आपने कुछ पढ़ रखा है, आपको थोड़ा बहुत क्या है, पूर्व ज्ञान है। समझ में आई बात? पूर्व ज्ञान से सूझ उत्पन्न हुई। सूझ क्या उत्पन्न हुई? कि पेड़ पर चढ़ करके जान बचाई जा सकती। तो आदमी फटाक से इसके ऊपर चढ़ा और चढ़ते ही इसको नया अनुभव हुआ। उस नया अनुभव को साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं आहा अनुभव। क्या कहते हैं? आहा अनुभव। भाई इसकी जान बच गई तो इसको न्यू एक्सपीरियंस हो गया ना। इतने दिन तो थ्योरेटिकल नॉलेज था, अब इसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया कि पेड़ पर चढ़ करके जान बचाई जा सकती है। और इस प्रकार से इस व्यक्ति को क्या हो गया? अधिगम हो गया। इसने इस चीज को सीख लिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? बात आती है यहाँ पे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सूझ का सही क्रम निम्न में से है, फिर ऊपर से ए बी सी डी दे रखा रहेगा। उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा सूझ का सही क्रम, या फिर लिख दे सही क्रम, तो इसका सही क्रम क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? पूर्व ज्ञान। उसके बाद पूर्व ज्ञान से क्या उत्पन्न होगी? सूझ। सूझ से क्या होगी? आहा अनुभव। ठीक है। और आहा अनुभव से आगे क्या होगा? अधिगम। अब आपको 4 ऑप्शन देगा ना, चारों ऑप्शन में इनको आगे पीछे किया रहेगा। एक सूझ, पूर्व ज्ञान, ऐसे किसी में आहा अनुभव है, इसको पीछे डाल दिया, सूझ को आगे डाल दिया, ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा। और ऊपर बोला जाएगा कि निम्न में से सही क्रम को क्या कीजिए? छांटिए। तो आप इसमें से यह है सही क्रम। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट कंटेंट है। समझ में आई बात? तो इस चीज का आपको मेनली ध्यान रखना है। आहा अनुभव को नया अनुभव भी कहा जा सकता है। इस शब्दावली का भी आपको ध्यान रखना। समझ में आई कि नहीं? बात है जैसे जैसे छाप दो।
ये किसके बच्ची? भांजी आपकी? कितने साल की? 3.5। जल्दी लिखो। अब देखो, इसे सभी लोग लिख रहे हैं, तब तो थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ इसके बारे में, सुनना, इसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना। समझ में आई बात? तो ये ऐसे है इसमें कि जैसे सूझ तभी उत्पन्न होती है जब आपके अंदर क्या हो? पूर्व ज्ञान। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना होता है? निरंतर अध्ययनरत रहना होता है। ठीक है? यदि कंटिन्यू आप अध्ययनरत रहते हो तो भविष्य में आपके सामने कोई भी समस्या आएगी तो आपके जब सूझ उत्पन्न करने के लिए आपका पूर्व ज्ञान क्या करे? हेल्प करे। तो पूर्व ज्ञान होगा तो हेल्प करेगा। तो इसीलिए आपको ज्ञान की भूख बढ़ाए रखनी चाहिए और ज्ञान एकत्रित करते रहना चाहिए। चलिए, अब इतना ही लिखा है, इसको भी खींच लो। मीना ये तो घरों लार छुटा रहा है, इधर तैयार है ना। मीनाक्षी बानो लिख दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के अनुसार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर है वो क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने सीखने का सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन गेस्टाल्टवादियों के अनुसार कौन कौन सी चीजें हैं वो व्यक्ति के सीखने को प्रभावित करती है। तो इसके लिए लिखेंगे गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। छापो, वादियों के अनुसार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर एक चीज, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार आप कुछ भी नया सीखते हो उसमें आपका पूर्व ज्ञान आपकी क्या करता है? हेल्प करता है। तो एक पूर्व ज्ञान है वो इसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। नंबर दो, जो सूझ उत्पन्न होती है वो भी व्यक्ति के क्या करती है? सीखने को प्रभावित करती है। अब पूर्व ज्ञान और सूझ के बीच में एक कड़ी आती है लाड़ लो, उसका जो नाम है वो आप मान सकते हो बुद्धि। तीव्र, अब किसी के पूर्व ज्ञान पड़ा है लेकिन वो अगले ज्ञान से इंटरलिंक ही नहीं हो रहा है लाड़। समझ में आई क्या बात? जैसे आप चीजें सीखते हो, जैसे आप कुछ भी, आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ना शुरू किया, आपने हिस्ट्री में मालदेव पढ़ रखा था, अब कल्चर में मालदेव के द्वारा निर्मित कोई वास्तुकला आई, आपने कुछ देखा, महल, किले वगैरह, तो आपका नॉलेज इंटरलिंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके पूर्व ज्ञान के अंदर के कारण आपके अंदर सूझ उत्पन्न होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि मालदेव पढ़ा था तब ये किला आया था, ऐसा आना चाहिए ना। लेकिन इसमें आपके बीच में क्या आ जाती है? बुद्धि। अब जिसकी तीव्र बुद्धि होती है वो बालक, तो जैसे कई बताते हैं ना कि उसने सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक किया ऐसे, तो उन बालकों की क्या होती है? बुद्धि तेज होती है। तो इससे क्या करेंगे? वो ज्योग्राफी में जो ज्ञान पढ़ा वो उनका क्या आ जाएगा? हिस्ट्री में ही काम आ जाएगा। उनको पता लगेगा कि गिरी सुमेल का कहां पे है, ठीक है, ये कौन से एरिया में आता है। समझ में आई ना बात? तो वो ऑप्शन काटने में अपने ज्योग्राफी के हेल्प का जो हेल्प है वो हिस्ट्री में ले लेंगे। समझ में आई ना बात? जैसे उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, आर्ट एंड कल्चर या फिर हिस्ट्री एक पढ़ रखी है, अब कल्चर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो उसके जो ऑप्शन है वो किसके माध्यम से कट कर देंगे? पूर्व ज्ञान के कारण। उससे उनके अंदर सूझ उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन ये तभी उत्पन्न होगी जब व्यक्ति की बुद्धि क्या होगी? स्ट्रांग होगी। नंबर 4, प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण भी इस चीज को इफेक्ट मारता है। आपके पास पूर्व ज्ञान भी है, सूझ भी उत्पन्न हो रही है, बुद्धि भी अच्छी खासी है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का प्रत्यक्षण होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की सही जानकारी होना। यदि आप किसी चीज का नाम बता सकते हो, उसको पहचान सकते हो और किसी के सामने उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका मतलब आपने उस चीज का प्रत्यक्षण कर रखा है,
मतलब उस चीज की आपको क्या है, सही सही प्रॉपर वे में जानकारी। वरना ऐसा भी हो सकता है ना, आपके पूर्व ज्ञान के कारण आपकी सूझ उत्पन्न हो क्योंकि आपकी बुद्धि तेज थी, लेकिन उसमें कुछ मिस कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर आप कहीं का इंजेक्शन कहीं पे ही ठोक दो, यदि आपको सही तरीके से क्या नहीं है, जानकारी नहीं। समझ में आई ना बात? जैसे नॉलेज इंटरलिंक होता है, इंटरलिंक का मतलब तो जानते हो ना, आगे से आगे वो जुड़ता है, तो पीछे का पढ़ा हुआ है वो आगे की चीजें पढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन यदि आपने पीछे का सही ढंग से नहीं पढ़ रखा है, उसकी सही जानकारी नहीं है, टूटा फूटा पढ़ रखा है, तो वो कहीं पर ही लिंक हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? वो कहीं पर भी फिट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छोटी सी घटना बताता हूँ। देखो, मिस्र में पिरामिड है लार्ड, समझ में आई ना? पिरामिड है, एक पिरामिड बहुत बड़ा है, फिर ये जो था इसकी औलाद ने एक पिरामिड और बनाया, वो इससे छोटा है, फिर इससे छोटा इसके बेटे ने बनाया, ऐसे। समझ में आई बात? अब ये इन पिरामिडों की खास बात क्या है कि इनकी जो चार इनकी नोक है ना, ऐसे वो चारों दिशाओं को इंगित करती है, एकदम एग्जैक्ट। मतलब इधर नॉर्थ है तो 100% इधर नॉर्थ है। समझ में आई बात? अब आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बहुत बड़ी बात है। आप अभी आपको ऐसे लगता है कि नॉर्थ इधर है, इधर नॉर्थ है ही नहीं। समझ गए? अभी विश्वास नहीं है तो अपना मोबाइल निकालना, उसमें कंपास रख के टेबल पर ऐसे सामने करके रखना, आपको थोड़ा सा क्या आएगा, टेढ़ा आएगा। समझ आए ना? बिल्कुल इजेक्ट ना तो नॉर्थ इधर है, ना ही इजेक्ट साउथ इधर है। तो फिर इन्होंने उस टाइम बनाया, तो आप बोलोगे कि सर कंपास रख के बना लिया होगा, तो कंपास उस टाइम था ही नहीं। समझ आई बात? उस टाइम पहिए भी नहीं थे कि कोई पहिया डाल के लकड़ी का और उसके ऊपर ऐसे कर ले। और इतने बड़े बड़े वजन के पत्थर रखे हुए हैं, टनों में वजन है, एक टन 10 क्विंटल होता है, टनों में वजन 50 टन का पत्थर है, ऐसे 40 टन, 5 टन, 8 टन, ऐसे 8 टन होता है तो 80 क्विंटल होता है, और वो भी इसके ऊपर। और ये 4000 साल तक, मतलब आज के दिन भी ये है, लेकिन 4000 साल तक ये मानव निर्मित सबसे ऊंची इमारत थी दुनिया की। इसके बनने के 4000 साल बाद अब टेक्नोलॉजी आ गई तो अपन ने और ऊंची इमारत बना ली, समझ गए? लेकिन उस टाइम भी पहिया भी नहीं था। और ये आपको बता दें, वो पत्थर है वो 800 किलोमीटर दूर से आते थे। समझ में आई बात? तो कैसे लाते थे, ये भी सोचने वाले विषय ना। और इधर रेत ही रेत है लाडलो, तो वो क्या करते थे, रेत की ऐसे बताते हैं, अलग अलग विषय के अनुमान लगाते हैं कि एक लकड़ी का ऐसे तख्ता लेते थे, इसके ऊपर पत्थर डाल के एक व्यक्ति यहाँ खड़ा रहता था, वो पानी डालता था आगे। कई दिनों तक ऐसी फोटो भी आई वहां पे, जो शोध किया था वहां पे पेंटिंग। तो कई लोग सोचते थे कि ये कोई भगवान का कुछ होता होगा कि पत्थर ले जाते वक्त ऐसे करते हैं, पौराणिक थे। फिर पता चला कि यहाँ पे पानी डालते हैं ना तो घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फ्रैक्शन, तो वो क्या होता है, आसानी से आगे चलता रहता है। तो ऐसे करके इसके बारे में बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं मेन चीज आपको बताता हूँ पूर्व ज्ञान वाली। इन्होंने ये तीनों के तीनों है ना, इनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है कि वैज्ञानिक लोगों ने अनुमान लगाया कि ऊपर जो तारे होते थे ना, उनका तारों का अध्ययन करके इन्होंने बनाया था। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। तो फिर जब तारों से ये तारों वाली थ्योरी दी ना, पूरी दुनिया के मानने में आ गई, क्योंकि मोटे मोटी तौर पर ऐसा ही लगता था, पूर्व ज्ञान ऐसा ही था कि 3 तारे ऐसे हैं, और ये ज्ञान यहाँ से कनेक्ट हो गया कि 3 पिरामिड ऐसे, तो उन्होंने तारों को देख के बना लिया। लेकिन जब एक्चुअल में जांच की गई तो ये इनको ऐसे फॉलो करते ही नहीं थे। इस तारे का यहाँ जा रहा है, इसका यहाँ जा रहा है, बीच में खाली जा रहा है। समझ में आई ना बात? मतलब इजेक्ट उनके अनुसार नहीं बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ ये था कि पूर्व ज्ञान भी था, सूझ भी उत्पन्न हो गई, बुद्धि भी लगा दी, लेकिन सही सही जानकारी नहीं थी, इसलिए ये क्या बन गया, मिथ, ऐसे एक झूठी क्या बन गई, थ्योरी बन गई, जो कि अपने को रियल प्रतीत हुई। समझ में आई ना बात? तो मतलब कोई भी चीज सीखते हो तो उसमें प्रत्यक्षण का बहुत बड़ा रोल होता है, मोटे तौर पर ये है। ठीक है, इतना आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा वो मैं बताऊंगा। उसमें ऐसे पूछेगा कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा नहीं है। तो 3 रहेंगे और 1 नहीं रहेगा, वो फाइंड आउट करना। नंबर 5, जैसे पूर्व ज्ञान आ गया, सूझ आ गया, बुद्धि आ गया, प्रत्यक्षण आ गया, इसके बाद में आता है समस्या का पूर्णाकार में होना। समस्या का पूर्णाकार में होना, कि पूरी समस्या वो पूर्णाकार में आपके सामने उपस्थित हो। कैसे पूर्णाकार में होने का मतलब, उसने कहा कि समस्या एकदम सही तरीके से सामने आनी चाहिए, वरना व्यक्ति समस्याओं से सीख ही नहीं पाता। बोले कैसे? बोले ये इस व्यक्ति के सामने ये समस्या आई कि ये शेर आया। अब मान लो पूर्व ज्ञान नहीं रहता और शेर आ जाता, तो शेर इसको सल्टा देता। समस्या तो आई, लेकिन समस्या पूरे आकार में नहीं आती, तो वो सीखता क्या, पेड़ पे चढ़ के जान बचाई जा सकती? नहीं। मान लो शेर भी आ जाता, पूर्व ज्ञान भी है, लेकिन सूझ उत्पन्न होती नहीं, हक्का बक्का रह जाता, तो भी वो शेर इसको सल्टा देता, अधिगम होता ही नहीं।
मान लो शेर आ जाता, पूर्व ज्ञान भी होता, सूझ भी हो जाती, लेकिन यहाँ पे पेड़ ही नहीं होता, फिर चढ़ता किसके ऊपर? समझ में आई ना बात? तो इसने कहा सिर्फ समस्याओं से व्यक्ति नहीं सीखता है, समस्या भी पूर्ण आकार में होनी चाहिए। आपके जीवन में कोई समस्या आए तो आपके सूझ वगैरह उत्पन्न होता, आपके पास क्या होना चाहिए? संसाधन वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, तब व्यक्ति क्या करता है? लर्निंग करता है। ये चीजें थी, ठीक है। तो और इसके आगे नंबर 4, 5 ये हो गया, ये प्रत्यक्षण के अंदर ही आ जाता है। एक पॉइंट और आता है कि अधिगम की जानकारी है, ठीक है ना। चलो इतना ही लिखो आप, एक बार इतना लिख दो, ये खूब। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ये सारे लिखो। इसमें एक लिखना चाहो ना तो आप ऐसे लिख लेना, एक अभ्यास की जानकारी। अभ्यास की जानकारी क्या होती है कि मान लो उसको पता था कि पेड़ के ऊपर चढ़कर जान बचाई जा सकती है, लेकिन पेड़ के ऊपर चढ़ने का अभ्यास ही नहीं था, वो चढ़ ही नहीं पाता, तो कैसे बचता? तो अभ्यास की जानकारी ये डाल। क्या हुआ? कौन? नहीं, वो अभी बाद में आएंगे। क्या काम था आपके? ठीक है, बैठो, बाहर हॉल में बैठो, अभी आ जाएंगे। क्या हुआ मीनाक्षी बानो? नीचे नोट लगाना है, नोट लगा के लिखना है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार इनसे पूछा गया है, चूंकि गेस्टाल्टवादी है, आपको पता है व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि अधिगम यंत्रवत होता है, जबकि गेस्टाल्टवादी क्या बोलते हैं कि अधिगम क्या होता है? अचानक होता है। तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम अचानक होता है। नंबर 2, एक मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि लेस्टर एंडरसन के अनुसार गेस्टाल्ट शब्द की जगह हम समग्र, समरूप, प्रतिरूप आदि शब्दों का भी क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ये नंबर 1 पॉइंट डालो। नंबर 2, लेस्टर एंडरसन के अनुसार अब इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं, वो भी अपन सीखेंगे। हेडिंग लगाओ, सिद्धांत के अन्य नाम। नंबर 1, समग्रता का सिद्धांत। नंबर 2, पूर्णाकार का सिद्धांत। इसमें सूझ की बात हुई, अतः सूझ का सिद्धांत। सूझ मतलब अंतर्दृष्टि है, एक तरीके से खुद को ज्ञान हो जाता है अंदर अंदर, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत।
चलिए आगे बढ़े। अब देखो एक कंफ्यूजन वाले पॉइंट है वो अपन यहाँ पे लिखते हैं एक साथ, ताकि वो आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं वो आपको वापस निकालो। देखो एक चीज बताता हूँ, सीएल हल का सिद्धांत पढ़ा। सीएल हल का सिद्धांत था क्लार्क लियोनार्ड हल का सिद्धांत। वो क्या था? पुनर्बलन का सिद्धांत। तो कोई भी चीज का सिलेबस बनाते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं ना, तो पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाता है कि व्यक्ति को उसमें क्या होता है? सकारात्मक पुनर्बलन मिलता रहता है। समझ में आई बात? तो पाठ्यक्रम का यदि निर्माण करना हो तब तो सीएल हल का सिद्धांत उपयोगी। लेकिन यदि पाठ्यक्रम को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना हो तो बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करो? एक समस्या के रूप में। फिर बच्चे को इस प्रकार से मोटिवेट करो कि बच्चे के अंदर वो क्या उत्पन्न होगी? सूझ उत्पन्न होगी। और ऐसे बच्चे के सामने समस्याएं प्रकट कर करके ऐसे बच्चों को सिखाओ तो सीखना है वो क्या होगा? इंटरेस्टिंग होगा। बच्चा इंटरेस्ट के साथ सीखेगा और जब समस्या का समाधान हो जाएगा और बच्चा जब खुद सीखेगा तो उसको बहुत ही मतलब मोटिवेट फील करेगा। उसको लगेगा कि हाँ मैं खुद है वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहा हूँ, मैं खुद आगे बढ़ रहा हूँ। समझ में आई बात? तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम के निर्माण में तो सीएल हल का सिद्धांत उपयोगी है, जबकि पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने में गेस्टाल्ट वाला ये सिद्धांत उपयोगी। इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है ना? तो ये बहुत माइनर पॉइंट होता है, कई बुक में मिलता ही नहीं है आपको, ये ढूंढे हुए नहीं मिलेगा, अलग अलग लिखा हुआ मिलता है दोनों जगह। तो दोनों जगह ऐसे सेम सा ही लगता है, ठीक है ना? नंबर 1 पॉइंट, पाठ्यक्रम निर्माण में सीएल हल का सिद्धांत उपयोगी है। जबकि पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने में गेस्टाल्ट सिद्धांत उपयोगी। तीनों नाम लिख देता का सिद्धांत उपयोगी। अब बात आती है इस सिद्धांत की उपयोगिता कि इस गेस्टाल्ट सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। तो इसमें एक समस्या सामने प्रस्तुत की जाती है और बच्चा समस्याओं के माध्यम से सीखता है। तो एक समस्या समाधान अधिगम होता है। समस्या समाधान अधिगम, समस्या प्रस्तुत करो, समाधान ढूंढेंगे, सीखेंगे। समस्या समाधान अधिगम में यह सिद्धांत उपयोगी है। पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने में यह सिद्धांत उपयोगी है। सूझ का निर्माण करने में यह सिद्धांत उपयोगी है। समझ में आई? बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों के निर्माण में भी यह सिद्धांत क्या है? उपयोगी। तो ऐसे गणित और विज्ञान शिक्षण में यह सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि गणित और विज्ञान में आपके सामने प्रत्येक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर तो क्वेश्चन को आप ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे आप एमएससी वगैरह करते हैं ना, तो आपको प्रोफेसर आपको ऐसे नहीं बोलते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको ऐसे बोलते हैं हम आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको क्या करना है? उसको सोल्व आउट करना है। समझ में आई बात? और इसी को जब मान लो बच्चा बहुत ज्यादा थ्योरी सीख लेता है फिर भी उसका कोई पेपर क्लियर नहीं होता है, तो प्रोफेसर क्या बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप नहीं है। मतलब आपकी थ्योरी बहुत अच्छी आती है। मैथमेटिक्स में क्या होता है? आधे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं होती। आर्ट्स वाले स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट मतलब रटा मास्टर पद्धति के होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो सूत्र सूत्र सारे रट लेते हैं। शंकु कैसा होता है वही रट लेते हैं, हाइट त्रिज्याएं व्यास सब रट लेते हैं। अब उनको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन उनसे सोल्व होता ही नहीं। क्वेश्चन वो बार बार ही घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनके क्या डेवलप नहीं हुई? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं हुई। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो कैसे डेवलप होती है? वो डेवलप होती है आपकी अभ्यास। आप निरंतर तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते 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 बाद में आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। तो मैथ में और साइंस में सबसे ज्यादा किसका रूल होता है? सूझ का। आपको समस्या को देख के ऐसे कुछ सूझना चाहिए कि इसमें मैं करूं तो करूं क्या। समझ में आई ना बात? तो ये सूझ का ही सिद्धांत है। तो गणित और विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है कौन सा सिद्धांत? ये सिद्धांत। तो इन बातों को अपन लिखेंगे, पॉइंट लगाए। सिद्धांत की उपयोगिता,
नंबर 1 समस्या समाधान अधिगम। गणित एवं विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी। पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने में बहु उपयोगी। पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने में उपयोगी। इस सिद्धांत में सोचना बहुत ज्यादा पड़ता है, तो यह सिद्धांत चिंतन के विकास में योगदान देता है। ये सिद्धांत चिंतन के विकास में क्या देता है? योगदान देता है। खराब आदतों को छोड़ने व अच्छी आदतों के निर्माण में उपयोगी। एक इस सिद्धांत ने पूर्ण से अंश की ओर का नियम दिया था, ये सूत्र दिया था, ये शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र मतलब पढ़ाने का फॉर्मूला। छापो। लिख दिया? सभी ने लिख दिया? ठीक है। अब चलिए, ये यहाँ सिद्धांत का मामला यहाँ तक कंप्लीट है। वैसे आवश्यकता पूर्तिकार अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत आएंगे, उनको हम अन्य सिद्धांत नाम के हेडिंग के साथ, सामीप्य अधिगम सिद्धांत है एडविन गुथरी का, वो भी करेंगे। स्थानापन्न परिवर्तक के उसके जो परिवर्तक वगैरह होते हैं वो भी करेंगे। अभी अपन एक हेडिंग लगाओ, ब्रॉड हेडिंग लगाओ, जो पेज है उसको छोड़ दो और लगाओ अभिप्रेरणा, बोले तो मोटिवेशन। ये गेस्टार्ट वाला यहाँ पे फिनिश है, ठीक है ना? टक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा है क्या? सबसे पहले बात आती है कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या, समझ में आई बात? तो अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा भी कई तरह की होती है, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, ठीक है? इनमें सबसे ज्यादा प्रबल होती है आंतरिक प्रेरणा। इसीलिए आपको जब जैसे मोटिवेशनल जो स्पीच वगैरह दिए जाते हैं वो एक निश्चित समय के लिए काम करते हैं, समझ में आई बात? लॉन्ग टाइम तक सिर्फ आपकी कौन सी अभिप्रेरणा काम करती है? आंतरिक। आपका जो इंटरनल जो मोटिवेशन है वो ही आपकी नैया पार लगाता है। तो आप कहोगे कि सर जैसे फिर यदि इंटरनल मोटिवेशन ही नया पार लगाता है तो ये बीच बीच में मोटिवेशन क्यों दिया जाता है? ये आपकी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। जिसका इंटरनल नहीं है, समझ में आई बात, उसको एक्सटर्नल देते रहो, कुछ होना जाना नहीं है। उसको एक दिन मोटिवेट फील होगा, फिर वो दूसरे दिन पढ़ेगा ही नहीं, या फिर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर और दो, फिर समाप्त हो जाएगा।
तो भी कोशिश की जाती है कि जिनका पहले से मोटिवेट है उनको ऐसी कोई चीजों की वैसे जरूरत रहती नहीं, सीधी सीधी बात ही है। समझ में आई बात? ये एक स्पार्क की तरह होता है कि एक बार किसी को मान लो पूरा ही अंधेरे में बैठा है, उसको एक बार मोटिवेट कर दिया, फिर वो पढ़ा, पढ़ने पर उसको अच्छा फील हुआ, उसने देखा कि हाँ इतने दिनों में उसने खुद का आंतरिक मूल्यांकन किया, ठीक है ना, कि हाँ मैंने कुछ पाया है इसमें, इस चीज को सीख के, तो फिर वो आगे से आगे क्या होता है, मोटिवेट होता जाता है। समझ में आई बात? इसीलिए बाहर वाला मोटिवेशन दिया जाता है। नंबर 2 चीज, यदि आपको कोई भी चीज कंटिन्यू दी जाती है तो उसका आपकी बॉडी है वो उसके प्रति अनुकूलित हो जाती है। जैसे मान लो आपका हर बार आपके बॉडी में कहीं पर भी पेन हो और आप एक कॉमन टेबलेट ले लेते, समझ में आई बात? अब यदि आप ऐसा ही करते गए तो आपकी बॉडी क्या कर लेगी, अनुकूलन कर लेगी लाडो। उसके बाद चाहे खाओ गोली मत खाओ बराबर है, चाहे खाना खा रहे वैसे खाओ, चाहे टेबलेट खाओ, कुछ मतलब ही नहीं। मतलब क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। इसी प्रकार से बॉडी की तरह हमारा माइंड भी क्या करता है, अनुकूलन करता है। यदि किसी बच्चे को आप कंटिन्यू मोटिवेशन दो, पढ़ना है यार वो ढींगड़ा फलाना, तो फिर वो जब भी मोटिवेशन का कुछ होगा वो आगे देखेगा पीछे देखेगा कि यार तू रहने दे, ठीक है नहीं, मतलब उसका बाह्य मोटिवेशन के प्रति क्या हो जाता है, अनुकूलन हो जाता है। समझ में आई ना? रोज मोटिवेशन देते हैं ना तो फिर मोटिवेशन का कोई क्या नहीं रहता है, मतलब ही नहीं रहता। समझ में आई कि नहीं आई? और इसी प्रकार से हर चीज के साथ ये होता है, और इससे बच्चों में ढीठ बनने की प्रवृत्ति है। ढीठ कैसे? जैसे आप किसी बच्चे को एक दिन पीटते हो, फिर उसका पीटने का भय रहता है, वो 7 दिन बदमाशी नहीं करता, 7-8 दिन से और बदमाशी करता, आपने और पीट दिया तो वो काम करता जाएगा फॉर्मूला। मान लो आप उसको रोज ही कूटते हो, थोड़ा सा कुछ कूट दिया तो फिर उसके मन में ये होगा कि चल तू कूट ले और क्या, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, ढीठ हो जाता है। समझ में आई ना बात? ऐसे होता है ये अभिप्रेरणा मोटिवेशन का खेल। समझ में आई ना बात? और इंटरनल मोटिवेशन सिर्फ उसी चीज को लेकर के आता है जिसमें आपकी क्या हो, रुचि हो। इसीलिए लोग स्पीच देते वक्त कहते हैं कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। बूढ़ा बडेरा कहता है ना कि खुद में ऊर्मा हुए जाना काम हो आग्रह, और खुद में ऊर्मा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा किया। समझ में आई बात? और इसके अलावा भी बोलिया करे कि हमेशा खुद का इंटरेस्ट का फील्ड में ही काई करना, काम करना। क्यों? क्योंकि यदि रुचि नहीं होती है तो रुचि का आंतरिक अभिप्रेरणा से 100% और प्रत्यक्ष संबंध होता है। ध्यान रखना, कहीं पूछ ले। समझ में आई बात? रुचि का आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसीलिए आपको आपके रुचि का कार्य करने में किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। जैसे आपको घूमने फिरने का शौक है तो किसी को बाहर से बुला के ऐसे मोटिवेशन थोड़ी देना पड़ता है। घूमना स्वास्थ्य के लिए ऐसा है, बाहर जाओगे कुछ नया देखोगे सीखोगे, फिर घंटे भर स्पीच दे, फिर आप भरे मन से कहोगे चलो आप इतना कहते हो तो हम घूम ही लेते। ऐसा नहीं होता ना, आप उनसे पहले जाते हो कि तुम मोटिवेशन दो तब तक हम घूम के आते। समझ में आई बात? क्योंकि इसमें आपकी क्या है, रुचि। रुचि के जहां रुचि होती है वहां मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि इंटरनल आती है, इंस्पिरेशन आती है ऑटोमेटिक। समझ में आई बात? जैसे मान लो आपकी पढ़ाई में रुचि कम है, लाइट चली गई, कभी आपने बैटरी से पढ़ने का प्रयास किया? नहीं किया ना। कभी ऐसा हुआ कि आपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके, फिर बहुत ही ज्यादा हो सकता है कोई एग्जाम में एक रात पहले ही आपने कोई ट्राई किया, वो इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन कभी ऐसा किया? नहीं किया। लेकिन मान लो ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो आपने उसको चार्ज करने का हर संभव प्रयास किया कि कैसे ही करके इसकी जान में जान आ जाए, बस 10% ही हो जाए। समझ में आई बात? क्योंकि उस समय आपकी क्या काम करती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि इसको लेकर आपकी रुचि बहुत ज्यादा है। आपको पता नहीं होगा, पहले गांव में ऐसा होता था, लाडलो की टीवी लगा के मैच देखते थे। अब उसके बीच में लाइट चली जाए तो लड़ाई हो जाती थी जीएसएस पर कि आज लाइट नहीं काटनी, आज क्या है, मैच। और बाय द वे फिर भी लाइट चली जाती तो लोग ट्रैक्टर लेके आते थे और ट्रैक्टर की बैटरी से तार कनेक्ट करके मैच देखते थे ना। आपको नहीं पता होगा, हमारे गांव में देखते थे लाडलो कि अब तेरे वाला डिस्चार्ज होने वाला तो तेरा ट्रैक्टर लेके आता, जल्दी जा, वो लाके अपना छोड़ देता, उसमें तार लगे, मैच देखते थे, लेकिन मैच पूरा देखते थे। ये होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। चलिए, तो कुल मिलाकर के अपने इतनी बात की, इससे एक लाइन निकल के आई कि अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कार्य व्यवहार के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। कोई कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, पुशअप करती है, उसको धक्का देती है। और ये धक्का वाली बात कहां से निकल के आई, ये धक्का वाली बात इसके नाम से निकल के आई। चूंकि ये मोटिवेशन शब्द है ना, ये ओरिजिनली मोटिवेशन ये इंग्लिश का है,
ये इंग्लिश में पहले था ही नहीं। ये लैटिन भाषा के, यह लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। लैटिन भाषा के जो मोटम शब्द से क्या बना है? मोटिवेशन। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोटिवेशन शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? मोटम शब्द से। मोटम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? धक्का देना या धकेलना या प्रेरित करना, ऐसे। ये इस मोटम शब्द का, तो मोटम है वो रूपांतरित होकर क्या बन गया? मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन अभिप्रेरणा वे शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवहार के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। इसके बाद में आगे अलग अलग तरीका। तो कुल मिलाकर के मोटिवेशन का खेल है वो यहां से शुरू होता है। समझ में आई ना बात? अब जैसे मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन का अब देखो, इससे आगे का आपके साइकोलॉजी में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मोटिवेशन का एक जो बहुत ही पीक पॉइंट होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो ब्रेन वॉश के अंतर्गत आता है। समझ में आई ना बात? जैसे लव जिहाद के नाम पर या ISIS में वो आतंकवादी बनाते हैं, वो चाहे जो ह्यूमन बम बन के आते हैं ना, वो खुद अपने सीने पे ऐसे लगा के पूरा बम वगैरह फिर खुद के साथ ही ब्लास्ट हो जाते हैं, उनको लाड लो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का क्या दिया जाता है? मोटिवेशन दिया जाता है। वो उनके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्रेन वॉश में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में वो आदमी रिमोट कंट्रोल हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा संभव है क्या? तो ऐसा बिल्कुल संभव। थोड़ा बहुत आप ट्रेनिंग करके आओ ना, आप भी किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हो। इनको आप कहां पर अप्लाई करोगे वैसे? देखो कैसे, देखो मैं बताऊं, मैंने जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बताता हूं। जैसे मान लो अभी जैसे आपने कभी पहले ऐसे फील किया हिंदू मुस्लिम को लेकर, बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले कभी फील किया क्या? बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में आपको बहुत ज्यादा ऐसे फील हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम ऐसे, है कि नहीं? क्योंकि आपका इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? ब्रेन वॉश हो रहा है। समझ आई बात? अब आप बोलोगे कि सर कैसे? उसमें ऐसे 4 स्टेप बताए हुए हैं। मैंने एक देखा था, पता नहीं किसका एक वीडियो देखा, उसमें ऐसे दे रखा है, आप देखना। उसमें क्या होता है कि नंबर 1 चीज, पहले आपको ऐसे एहसास करवाया जाता है। क्या एहसास करवाया जाता है? कि आप हिंदू लोग बहुत ही महान थे, आपके राजा ऐसे थे, आप बहुत सूरवीर थे। सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है? ईगो दिया जाता है। तो फिर आपको ऐसा बहुत ही गौरवान्वित फील होता है। फिर आपको विक्टिम ऐसे शिकार हो गए आप किसी चीज के, ऐसे दर्शाया जाता है। लेकिन पिछले 2000 सालों से मुगलों ने आपको ऐसे प्रताड़ित किया, शोषित किया, और वो आज भी ऐसा ही चल रहा है। और भविष्य में आप और ज्यादा क्या हो जाओगे? उसके शिकार हो जाओगे। और उससे बचाएंगे आपको मोदी जी। तो वोट दीजिए बीजेपी। समझ में आई बात? तो अब ऐसा आपको रोज दिखाया जाता है, आपको खोपड़ी खराब होगी कि नहीं होगी? होगी ना? समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा कंटिन्यू दिखाया जाता है। ऐसा इनकी करती है IT सेल। समझ में आई ना बात? IT सेल होती है इनकी, पर्सनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह बैठते हैं, वो पूरे दिन क्या करते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह ऐसे मैसेज है वो बहुत ज्यादा क्या किए जाते हैं? वायरल किए जाते हैं। और ऐसे डाटा बताए जाते हैं जिनका डाटा से कोई लेन देन नहीं। समझ में आई बात? जैसे अभी कोई ऐसे बोले कि बीजेपी ने हाल ही में एक रिसर्च किया और उससे ये पता चला कि ट्राई नाइट्रो सिंड्रोम, ऐसे इतना बड़ा नाम दिया, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने या अन्य किसी समुदाय के लोगों ने कोरोना वैक्सीन में मिला दी, और इससे आजकल आदमी बहुत ही थका थका महसूस करते हैं। अब आप थका थका पहले से महसूस कर रहे हो, इतना बड़ा नाम दिया तो आपकी सीटीपीटी पहले से ही गुल होगी, फिर आपका हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे मैसेज फैलाती है इनकी जो IT सेल होती है, वो फैलाती है। ठीक है ना? हर चीज को बूस्ट किया जाता है। समझ आई बात? अभी सोशल मीडिया है इतनी पावरफुल है कि यदि कोई आदमी सोशल मीडिया में, वो उसके दम पर कुछ भी कर सकता है। मोदी जी चुनाव इसी वजह से हर बार जीतते हैं, सोशल मीडिया की वजह से। समझ में आई बात? मार्क जकरबर्ग जो FB के CEO है, फेसबुक के CEO, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों ही उनके ही है। तो वो क्या करते थे कि चाहे आपने उनको फॉलो किया है चाहे नहीं किया है, उनकी पोस्ट है वो हरदम आपके चेहरे के सामने से गुजरती है। क्यों गुजरती है? क्योंकि उसको रील को बूस्ट किया जाता है, लाड लो पैसे डाल के। समझ आई बात? अब आप खुद सोचो यार कि आप सुबह शाम, ऐसी है ना टेक्निक, सब काम लेते हैं। प्रैक्टिस बुक में मेरी रीलें आती है, वो सुबह और शाम को ही क्यों आती है? सुबह सुबह माइंड रहता है फ्रेश। सुबह जैसे इंस्टाग्राम खोलेंगे, वो उसके अंदर 2000 रुपए डाल के एक रील को बूस्ट करेंगे, तो उसको 1 लाख आदमी देखेंगे, और ऐसा वो रोज सुबह करेंगे। अब आप रोज सुबह एक टीचर का देख रहे हो तो थोड़ा बहुत ख्याल तो आएगा ना कि कौन है, कहाँ है, किसका कोर्स है, एक नहीं है, कैसे दिमाग में इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? वही काम ये लोग करते हैं। आप देखना सुबह और शाम के टाइम बीजेपी का आपको ज्यादा मिलेंगे।
समझ में आई ना बात? ये भी एक तरीके का क्या है, मोटिवेशन दिया गया। जबकि ऐसा थोड़ी है, कोई पीड़ित शोषित थोड़ी थे। आपको झूठा डाटा बताया जाता है कि पहले इनकी संख्या 1 लाख थी, 2014 तक इतनी थी, और अब ये 10 करोड़ हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सिर्फ यही रहेगा। ऐसे थोड़ी है, नागौर में रहते हुए इतने साल हो गए, आपने खुद को पीड़ित और फील किया क्या कभी कि आप घर में? ऐसा कुछ ही नहीं होता। समझ में आई क्या बात? जैसे आपको न्यूज में क्या दिखाया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे किया ऐसे किया, उनके वाला अखबार पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि यार अपने वाला परेशान कर। समझ आई बात? वो चीज ऐसे ही परोसी जाती है, ये भी मोटिवेशन का हिस्सा है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है मोटिवेशन। और ये जो मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी, ये आपको अभी है ना विश्वास ही नहीं होगा कि ये किसकी इजाद की हुई है। ये टेक्निक दुनिया में सबसे पहले हिटलर ने प्रयोग की थी। लाड हिटलर हाँ, तभी इतना सा था लाड लो, लेकिन वो क्या देता था जनता को? बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन देता था। और वो स्पीच देता था तब दिखता नहीं था, इसलिए उसको पहले एक टेबल पे खड़ा किया जाता था। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा एक साथ मौतें वगैरह वो सारी उसी की करवाई हुई। वो भी उन्होंने पर्टिकुलर एक समुदाय को अलग कर लिया। इसमें क्या किया जाता है, जो समुदाय जातिगत समुदाय जो ज्यादा है उसको अलग कर लो पहले, अब फिर उसको बताओ कि अब आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तभी तो वो भड़केगा। अब कम वाले को भड़काए, मान लो कोई समुदाय है ही 1% पूरी जनसंख्या का, उनको बोले कि आप बहुत गौरवशाली इतिहासकार, आप शोषित पीड़ित हो, तो वो बिगाड़ के भी क्या बिगाड़ लेंगे। तो अपने इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा हिंदू है, तो हिंदू समुदाय को ऐसा फील करवाया जाए। इसीलिए अभी आपने कभी नोटिस किया क्या कि इनके पास, यदि आपने देखा हो तो राम मंदिर, ऐसे कोई छोटे मोटे भगवान, इसके अलावा कोई मुद्दा है इनके पास? देश में बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है? आपको पता है 50 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में मोदी जी जब बने थे। अभी आप जो वेबसाइट है अपनी इंडियन इकोनॉमी की वेबसाइट, डाटा रिपोर्ट आज गूगल पे निकाल के देखना, व्हाट्सएप पे कुछ मत ढूंढा करो, आप वेबसाइट पे देखा करो पर्टिकुलर, आपने ऊपर 240 लाख करोड़ का कर्जा है लाड लो। ये समझ लो घाटा है ना वो 5 गुना हो गया सिर्फ इस चक्कर में। ये जो 3D प्रचार करवाते ना, जैसे मोदी जी खड़े ही नहीं होते, वहां खड़े दिखते हैं, ये बहुत महंगा प्रचार होता है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ये रील बूस्ट होती है ना, बहुत महंगी बूस्ट होती है लाड लो, ये मान। हाँ, फेसबुक पे एड रन करवा दिए। समझ नहीं बात? आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाते हैं ना, तो आपके कम कम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी नेचुरल ग्रोथ है। नेचुरल मतलब लोग आए देखे, ऐसी ग्रोथ है। यदि आप अपनी एक पोस्ट डालो और पोस्ट के साथ ही इसमें 10,000 रुपए का रिचार्ज करके डालना, दूसरे दिन 1 मिलियन व्यू दिखेंगे सीधे रील पे। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ज्यादातर जैसे कोचिंग्स वगैरह होती है ना बड़ी बड़ी, वो ऐसे ही बूस्ट करती है। आपने देखा होगा कि आप किसी पंजाबी गाना सुन रहे हो तो भी बीच में आया उत्कर्ष लाया है आपके लिए होली के पर्व पर 90% का ऊपर। ये क्या है? ये खरपतवार की तरह नहीं है क्या? अनचाही चीजें नहीं है क्या? आप अपने को पता नहीं कौन से मूड में थे, बीच में ही आ गया है। समझ में? ये इसको बोलते हैं यूट्यूब एडसेंस रन करवाना। ये यूट्यूब एडसेंस रन होता है, ये बहुत महंगा होता है। तो ऐसे है। समझ में आई क्या बात? चलिए, और भी कई चीजें, जैसे एक रोजगार का मुद्दा था अपना। आप एक चीज नोटिस करो कि लोग बोलते हैं कि पढ़ते हैं उनकी जॉब लगती है, चलो ठीक है लगती है, 17 लाख लोग हैं, 10,000 की वैकेंसी आई, ये 17 लाख के 17 लाख 24 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? 24 ही घंटे पढ़ रहे हैं, तो भी बताओ कितने लगेंगे? 10 ही लगने ना। तो 16,90,000 की पहले से ही ठुकी हुई है, इनका तो कुछ होना ही नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतना बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतनी भयंकर कट ऑफ क्यों जा रही है पता है? क्योंकि आगे सीटें ही नहीं। अब मान लो 10 लोग MBBS कर रहे हैं, 100 ने फॉर्म भरा है, अब 100 के 100 दिन रात पढ़ रहे हैं, तो भी 90 तो बाहर रहने ही रहने, इस प्रकार से। लेकिन ये स्ट्रक्चर कभी भी आपको दिखाया नहीं जाता है। कभी ऐसे देखा गया कि आज टीवी पे सिर्फ और सिर्फ के भारत के युवाओं को लेकर चर्चा हो रही है कि युवाओं का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और जो चीज दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाते। मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या होने चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। टेस्ला कंपनी है ना, टेस्ला कंपनी ने कहा कि हम आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे। तो यदि इलेक्ट्रिक वाहन आ जाए ना तो सब कुछ सस्ता हो जाए देश, क्योंकि किराए से सब महंगा होता है डीजल पेट्रोल से। तो इन्होंने कहा कि हम आपके कोई गाड़ी है वो 30 लाख में बहुत अच्छी लॉन्च कर दें। तो भारत सरकार ने कहा कि हम आप पर 100% एक्साइज ड्यूटी ठोकेंगे। मतलब 30 लाख में आप आके इंडिया में हमको दोगे ना, तो हम आगे कस्टमर को 60 लाख में देंगे। 30 लाख प्रत्येक गाड़ी के पीछे
गवर्नमेंट में आएगा। ये क्यों किया पता है? ताकि यहाँ पर अपने जैसी तैसी गाड़ियाँ ये बिकती रहे, वरना ये बेचेगा तो सारा ही गेम फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये आपको कभी नहीं दिखाया जाएगा। उसने कहा कि हम यहाँ पर आते हैं बार बार, जैसे जैसे कंपनी आती है तो उनसे जॉब भी तो मिलती है, जॉब की बात होती है ना मेनली। अभी देखो जैसे मोदी जी ने कहा था, पूछा गया कि आपने कहा था कि हम इतना रोजगार देंगे, तो उन्होंने कहा था कि जी टीवी के बाहर जो पकोड़े बेच रहा है वही रोजगार है। समझ में आई ना बात? ऐसा बोला था। पकोड़े बेचना लाड लो रोजगार नहीं है। रोजगार की परिभाषा क्या होती है पता है ना आपको? यदि आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य के अनुसार उतना सामर्थ्य के जो जितना सामर्थ्य है उतना पेमेंट भी आपको मिलना चाहिए, और आप क्या फील करना चाहिए? संतुष्ट। यदि ये तीनों चारों चीज यदि नहीं है ना किसी चीज में, तो आप बेरोजगार हो। समझ में आई ना बात? और जो ये पकोड़े बेचना ये रोजगार नहीं है, ये पकोड़े बेचना जीविका है। क्या है ये? जीविकोपार्जन। मतलब इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए अर्जन कर रहा है, जीविकोपार्जन है। जीविका अलग होती है, रोजगार अलग होता है। उन्होंने कहा बेरोजगार बार 200 रुपए का पकोड़े बेच के कमाता है, ये भी तो रोजगार है। ये रोजगार नहीं है, ये जीविका है। फर्क होता है जीविका में रोजगार में। ऐसे आप पढ़े लिखे हो तो मतलब आपने बीए कर रखा है, तो आपकी बीए की योग्यता, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको उचित दाम पर क्या मिलना चाहिए? रोजगार। और आप क्या फील करें? संतुष्ट। तब आप क्या होगे? रोज। तीन चीजें तो मस्ट है। संतुष्ट तो ऑटोमेटिक होता है, ऐसे किसी की लालसा है कि मैं 50,000 पर ही संतुष्ट नहीं। मतलब योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार उतने पेमेंट का दाम मिले तो वो रोजगार। ये आप सर्च कर लेना कि रोजगार की परिभाषा क्या है गूगल पे, ये रोजगार की परिभाषा है। ऐसे तो फिर भीख मांगने वाला भी भिखारी भी क्या है? उसके पास भी रोजगार है, लेकिन वो उसकी क्या है? जीविका है। लेकिन ये भी आपको कभी ऐसे मीडिया में नहीं दिखाई है, ये डार्क रियलिटी है। चलो आप लिखो, लाड लो, कोई बात नहीं। मोटिवेशन लगाओ। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इसमें लिखो, अभिप्रेरणा आगे कोष्टक में मोटिवेशन, अभी मैं लिख देता हूं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। जिसका अर्थ है गति देना ऑब्लिक धक्का देना। अभिप्रेरणा मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गति देना या धक्का देना। एक लाइन और लिख लो। अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो किसी भी कार्य व्यवहार को करने के लिए अग्रसर करती है। मतलब धकेलती है कि आप ये काम करो, को करने के लिए अग्रसर करती है। ठीक है, आज की सभा में इतना ही, बाकी का आनंद लेंगे कल।